पैरावेट के ऑनलाइन स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम सीप के बारे में पढ़ेंगे, भेड़ के बारे में। वही सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन। समराइज करेंगे भेड़ को। सीप, भेड़ को क्या कहते हैं? सीप। ये सीप है आपके सामने, सीप, भेड़। इसका जो जूलॉजिकल नेम होता है वो होता है ओविस एरिस। ओविस एरिस, यानी ये ओवाइन फैमिली में आता है। ओवाइन, ये क्या है जंतु? ओवाइन एनिमल है। ओवाइन। भेड़ के शरीर पर जो ये दिख रहा है आपको ऊन का आवरण, ये ऊन का आवरण क्या कहलाता है? फ्लीस कहलाता है। फ्लीस कहलाता है। भेड़ के शरीर पर ऊन का आवरण क्या कहलाता है? फ्लीस कहलाता है। और इस ऊन को काटने की क्रिया कहलाती है शियरिंग। शियरिंग, शियरिंग की क्रिया द्वारा ये ऊन की कटाई की जाती है। शियरिंग कब की जाती है? भारतीय जो भेड़ है उनमें वर्ष में 2 बार शियरिंग की जाती है। शियरिंग से भेड़ को भी फायदा होता है। गर्मियों के समय जब शियरिंग की जाती है, गर्मियों के प्रारंभ होने से पहले, तो भेड़ को क्या है, इससे ये जो उष्मारोधी आवरण है, इससे एक तो वजन से मुक्ति मिल जाती है। और ये जो भेड़ के शरीर पर जो ऊन है, इसमें क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे बाह्य परजीवी पाए जाते हैं, एक्टोपैरासाइट पाए जाते हैं। इसलिए इस भेड़ को क्या कहा जाता है? परजीवियों का, परजीवियों का अजायब घर कहा जाता है। अजायब घर, यानी म्यूजियम ऑफ पैरासाइट्स, म्यूजियम ऑफ एक्टोपैरासाइट्स, परजीवियों का अजायब घर कहा जाता है भेड़ को। क्योंकि भेड़ के शरीर पर जो इतनी घनी ऊन है, इसके अंदर जूं, टिक्स, चीचड़े वगैरह ये अंदर घुसे रहते हैं, इसलिए इसे परजीवियों का अजायब घर कहा जाता है। इसे गरीब आदमी का क्या कहा जाता है? एटीएम भी कहा जाता है, या फिर इसे मोबाइल बैंक भी कहा जाता है। मोबाइल बैंक, क्योंकि जब आवश्यकता पड़ती है गरीब आदमी को, जो भेड़ पालक को जब आवश्यकता पड़ती है, भेड़ों को सेल कर देता है, वो बेच देता है और धन प्राप्त कर लेता है। इसलिए इसको, भेड़ को, गरीब आदमी का एटीएम या मोबाइल बैंक भी कहा जाता है। तो भेड़ के शरीर पर जो ये ऊन का आवरण है, इसे हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? शीयरिंग। अब इसमें भी कई प्रकार की ऊन होती है। जो भेड़ में सबसे अच्छी ऊन होती है वो कंधे के क्षेत्र में पाई जाती है। कंधे के क्षेत्र में सबसे अच्छी ऊन पाई जाती है। सबसे अच्छी ऊन होती है कंधे के क्षेत्र में। और भेड़ में जो पूंछ वाली जो ऊन होती है वो भेड़ के जो फीकल मटेरियल है, इसकी जो गोबर है इसका, उसमें सनी रहती है, यानी उसमें ऊन जो है वो खराब हो जाती है। तो ऐसी ऊन को हटाना क्या कहलाता है? क्रचिंग कहलाता है। क्रचिंग कहलाता है, क्रचिंग कहलाता है। और प्रजनन ऋतु में जो मेंढा है, जिसको रैम बोलते हैं, उसके पेनिस के आसपास से ऊन को हटाना ताकि मीटिंग आसानी से हो सके, उसे कहते हैं रिंगिंग। रिंगिंग कहते हैं। रिंगिंग क्या होता है? प्रजनन ऋतु में मेंढे के पेनिस के आसपास यानी चारों तरफ से ऊन हटाना, रिंग के रूप में ऊन हटाना क्या कहलाता है? रिंगिंग कहलाता है। कभी कभी भेड़ की आंखों, ऊन इतनी वृद्धि कर जाती है कि भेड़ की आंखों के चारों तरफ ऊन का आवरण हो जाता है, फ्लीस का आवरण हो जाता है, जिससे क्या है, उसे ढंग से दिखाई नहीं देता। और इसको कहते हैं वूल ब्लाइंडनेस। वूल ब्लाइंडनेस। और वूल ब्लाइंडनेस को रोकने के लिए, यानी ऊन के अंधेपन को रोकने के लिए, इसको बोलते हैं ऊन का अंधापन। और ऊन के अंधेपन को रोकने के लिए आंखों के चारों तरफ से क्या हटा दी जाती है? ऊन हटा दी जाती है, और इसे कहते हैं आइंग। आइंग कहते हैं, जिसे आइंग कहते हैं।
भेड़ एक क्लोज ग्रेजर एनिमल है, जमीन से सट करके चरता है। जो चरागाह होता है उसमें जानवरों को चराने का क्रम इस प्रकार होता है। जो ऊंट और बकरी है वो ब्राउजिंग की हैबिट रखते हैं, यानी वो ब्राउजिंग करते हैं। जो ऊंचे पौधे और झाड़ियां हैं, ऊंचे पेड़ है, उनके पत्तों को, पेड़ पौधों के पत्तों को बकरी और ऊंट सबसे पहले खा जाएंगे पत्तों को। उसके बाद हमें चराना चाहिए, उनके बाद गाय भैंस को चराना चाहिए। गाय भैंस जो है घास को ऊपर से खा लेते हैं, लेकिन इतना जड़ से नहीं खाता। और भेड़ जो है बिल्कुल रगड़ करके जमीन से सट करके चरती है, इस आदत को निबिंग कहते हैं। भेड़ एक क्लोज ग्रेजर एनिमल है। कैसा जानवर है? क्लोज ग्रेजर। क्लोज ग्रेजर यानी जमीन से सट करके चरने वाला जंतु है, क्लोज ग्रेजर जंतु है। यानी भेड़ किसी खेत से एक बार निकल गई तो यानी वहां पर कोई वनस्पति नहीं बचती है, या बहुत ही ढंग से जो है चर करके चली जाती है। भेड़ के बाद में भी अगर आपको और भी अच्छे से चराना हो, तो उसमें खिलाना हो, तो अगर कोई जड़ वाली कोई फसल है तो उसके बाद में सूअर को उसमें घुसा देना चाहिए। सूअर क्या है? सूअर जमीन में से अपने स्नोच से, जमीन में से गड्ढा खोद खोद करके ही जड़ें निकाल करके खाने में सक्षम है। तो ये जो आदत है इनकी, ये चरने की आदत है। जो इसमें भेड़ की कैसी आदत होगी? क्लोज ग्रेजर आदत है। भेड़ क्या है? जमीन से सट करके चरती है। अब जो ये भेड़ के शरीर पर ऊन का आवरण है, इस ऊन के आवरण में परजीवी हो जाते हैं। इन परजीवियों से छुटकारा पाने के लिए जो एक बाह्य परजीवी नाशक एक विलयन बनाया जाता है, इस प्रकार से एक्टोपैरासाइटिसाइडल, जिसमें डेल्टामेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन, इस प्रकार के जो है बाह्य परजीवी नाशक पदार्थ जो है पानी के अंदर घोल दिए जाते हैं। फिर भेड़ों के झुंड को इस प्रकार से इसमें से गुजारा जाता है कि भेड़ की गर्दन जो है ऊपर रहे, बाकी भेड़ का शरीर भले अंदर डूब जाए। तो भेड़ के जो शरीर में से जो बाह्य परजीवी है, ये बाह्य परजीवी नाशक विलयन में डूबने से ये क्या है, बाहर आ जाते हैं और ये मर जाते हैं। और इस क्रिया को कहा जाता है डिपिंग। डिपिंग के द्वारा भेड़ को बाह्य परजीवी नाशक घोल से गुजारा जाता है। ठीक है। और सिर जो है इसमें नहीं डूबना चाहिए, यहाँ तक का हिस्सा जो लिया जाता है इसमें इतना। तो डिपिंग के द्वारा बाह्य परजीवियों को मारा जाता है। तो डिपिंग किसमें की जाती है? सामान्यतः डिपिंग किसमें की जाती है? भेड़ में की जाती है। भेड़ों को दवाई पिलाने के लिए एक माउथ गैग का उपयोग किया जाता है, जिसको बोलते हैं लिंटन माउथ गैग। लिंटन माउथ गैग। तो लिंटन माउथ गैग का उपयोग किसमें किया जाता है? भेड़ों को दवाई पिलाने में किया जाता है। आगे हम बात करते हैं भेड़ के दूध की। तो भेड़ का दूध काफी गाढ़ा होता है, और इसमें पालतू जानवर जो गाय भैंस भेड़ बकरी इस प्रकार के जो जानवर हैं, जो दुधारू पशु होते हैं, उनमें सर्वाधिक जो एसएनएफ होती है, सर्वाधिक एसएनएफ किसके दूध में होती है? भेड़ के दूध में होती है। यानी भेड़ का दूध गाढ़ा होता है। और पालतू पशुओं में सर्वाधिक वसा भी भेड़ के दूध में ही पाई जाती है। पालतू पशुओं में सर्वाधिक वसा भी भेड़ के दूध में, और पालतू पशुओं में औसत रूप से सर्वाधिक एसएनएफ या सॉलिड नॉट फैट यानी ठोस पदार्थ भी भेड़ के दूध में। भेड़ के जो पेट वाले भाग की जो चर्बी है, पेट वाले भाग की जो चर्बी है वो शूट कहलाती है। शूट कहलाती है। पेट वाले भाग की चर्बी शूट कहलाती है। भेड़ के जो मांस होता है, मांस को कहते हैं मटन। मटन कहते हैं भेड़ के मांस को, क्या कहते हैं? मटन। पेट वाले भाग की चर्बी क्या कहलाती है? शूट। और भेड़ के शरीर पर जो ये ऊन होती है, इस ऊन में एक वसीय पदार्थ जमा होता है ऊन के ऊपर, वसीय पदार्थ, जिसे कहते हैं लेनोलिन। 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 ये इस वसा के ऊपर, इस ऊन के ऊपर पाई जाने वाली वसा है। ऊन पर पाई जाने वाली वसा कौन सी है? लेनोलिन। ऊन पर पाई जाती है, ऊन पर पाई जाने वाली वसा को क्या कहते हैं? लेनोलिन। लेनोलिन का उपयोग कई जो है कॉस्मेटिक्स बनाने में किया जाता है। कई प्रकार के जो इमोलिएंट्स हैं वो बनाने में किया जाता है। जो
गंदी ऊन है भेड़ के शरीर पर, गंदी ऊन को काटना डेगिंग कहलाता है, डेगिंग। भेड़ की ऊन काटना तो कहलाता है शेयरिंग, भेड़ की ऊन को काटना तो कहलाता है शेयरिंग। और भेड़ के पश्च भाग में पूंछ के आसपास जो गोबर में मल में सनी हुई जो ऊन है उसको हटाना कहलाता है क्रचिंग। और भेड़ की जो गंदी ऊन है उसे काटना कहलाता है डेगिंग। और शरीर पर जो इसका ऊन का आवरण है वो क्या कहलाता है, फ्लीस कहलाता है, फ्लीस कहलाता है। और जो भेड़ को परजीवी नाशक सॉल्यूशन में जो डुबोया जाता है उसको कहते हैं डिपिंग, डिपिंग द्वारा इसको डुबोया जाता है। भेड़ झुंड में अपने मेमने को किससे पहचानती है, आवाज से पहचानती है, आवाज से अ, उसके मेमने को पहचानती है। भेड़ का जो बच्चा क्या कहलाता है, मेमना या लेम्बे कहलाता है, उसे झुंड में से आवाज द्वारा पहचानती है। भेड़ में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो है 54, भेड़ में 54 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और वर्तमान में जो NBAGR के द्वारा जो रजिस्टर्ड ब्रीड्स की संख्या है, रजिस्टर्ड पंजीकृत नस्लों की संख्या है वो 44 है। वर्तमान में 44 नस्लें हैं भेड़ की भारत में, और 54 जो है भेड़ में क्या होते हैं, गुणसूत्र। और जिसका एस्टर साइकिल होता है वो होता है 17 दिन का, 17 दिन का इसका एस्टर साइकिल होता है। 17 दिन में जो है ये वापस से हीट में आ जाती है, 17 दिन का एस्टर साइकिल होता है। 54 इसमें गुणसूत्र होते हैं, 44 इसमें इसकी नस्लें हैं। इसकी जो प्यूबर्टी होती है यौवनारंभ, उसकी आयु है 6 से 12 माह। 6 से 12 माह में भेड़ में क्या आ जाती है, प्यूबर्टी या यौवनारंभ आ जाता है, यौवनारंभ आ जाता है। भेड़ में डायरिया हो जाता है कभी कभी, और भेड़ के डायरिया को कहते हैं क्लिंग। क्या कहते हैं, क्लिंग कहते हैं। भेड़ के दस्त को या डायरिया को, भेड़ में दस्त को क्या कहा जाता है, क्लिंग कहा जाता है, क्लिंग, CLING, क्लिंग। भेड़ में डायरिया को कहा जाता है क्लिंग। तो भेड़ की जो ऊन है उसके विकास के लिए एक तत्व आवश्यक है, कॉपर। कॉपर, कॉपर और सल्फर दोनों आवश्यक तत्व हैं किसके लिए, भेड़ की ऊन के विकास के लिए, ऊन के डेवलपमेंट के लिए। भेड़ का एक क्लोन बनाया गया था, क्लोन जो डॉली भेड़ के नाम से प्रसिद्ध है, डॉली भेड़ के नाम से प्रसिद्ध है। और वो बनाया गया था 5 जुलाई सन 1996 में। ये इयान विल्मुट, इयान विल्मुट नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। तो प्रथम क्लोन जो है धरती पर किस जंतु का बनाया था, डॉली भेड़ का। और डॉली भेड़ का जो क्लोन बनाया गया था इयान विल्मुट द्वारा बनाया गया था। एक है राजस्थान में जो भेड़ प्रजनन फार्म है, भेड़ प्रजनन फार्म है। ये भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है, फतेहपुर शेखावाटी, फतेहपुर शेखावाटी, फतेहपुर, फतेहपुर जो हाईवे पर जाते हैं सीकर, सीकर में ये पड़ता है, सीकर में NH 21 पर। तो फतेहपुर में क्या है, राजस्थान में भेड़ प्रजनन फार्म। और CSWRI जिसको बोलते हैं अपन, सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSWRI जिसे बोलते हैं केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है, ये है अविका नगर, अविका नगर टोंक, या अविका नगर मालपुरा टोंक, मालपुरा टोंक। जो भारत का सबसे बड़ा भेड़ का रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो अपने मालपुरा टोंक राजस्थान में स्थित है। अब हम बात करते हैं कुछ भेड़ के लिए जो टर्म्स यूज की जाती हैं। तो भेड़ का जो नर होता है, भेड़ का जो नर होता है, नर, ये कहलाता है रैम। भेड़ के नर को क्या कहते हैं, रैम कहते हैं। और मादा जो फीमेल होती है इसे कहते हैं ईव, ईव कहते हैं। और इसका जो बच्चा होता है भेड़ का, यंग होता है, यंग वन होता है, उसको कहते हैं लैम्ब, लैम्ब यानी मेमना। क्या कहते हैं, मेमना।
और इसे कहते हैं मेंढा। मेंढा इसे कहते हैं भेड़। मेंढा यानी रैम, ईव यानी भेड़, और लैम यानी मेमना। और बच्चा देने की क्रिया यानी इसमें पार्चुरेशन या प्रसव की क्रिया भेड़ में क्या कहलाती है? लैम्बिंग कहलाती है। लैम्बिंग। इसमें जो सर्विस की क्रिया है या मेटिंग की क्रिया है, मेटिंग की क्रिया है, आ, वो कहलाती है, मेटिंग की क्रिया कहलाती है टपिंग। टपिंग। भेड़ में मेटिंग की क्रिया क्या कहलाती है? टपिंग कहलाती है। और भेड़ में जो भेड़ का जो मांस होता है उसे कहते हैं, मांस को मैंने बताया था, मांस को कहते हैं मटन। मटन। और भेड़ का जो झुंड होता है या समूह होता है उसे कहते हैं फ्लॉक। फ्लॉक कहते हैं उसे, फ्लॉक कहते हैं। तो भेड़ की ये कुछ टर्म्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ विशेष बातों की। जो भाकरवाल जो भेड़ है, भाकरवाल भेड़, भाकरवाल, भाकरवाल जो भेड़ है उससे क्या प्राप्त की जाती है? उससे लोई प्राप्त की जाती है। लोई क्या है? एक मुलायम ऊन का प्रकार है लोई, जो कहाँ से प्राप्त की जाती है? भाकरवाल भेड़ से प्राप्त की जाती है। ये कश्मीर की जो है भेड़ है, भाकरवाल भेड़, जिसे लोई प्राप्त की जाती है। एक कराकुल नस्ल की, कराकुल नस्ल की भेड़ है, कराकुल नस्ल की भेड़ से सबसे अच्छा पेल्ट प्राप्त किया जाता है। पेल्ट, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा क्या प्राप्त किया जाता है? पेल्ट। और ये पेल्ट होता क्या है? मेमना जो होता है, मेमने को, भेड़ का जो लैम्ब होता है या मेमना होता है, मेमने को क्या कर दिया जाता है? या तो जन्म के 24 घंटे के भीतर या जन्म से पूर्व यानी गर्भावस्था में उसे मार करके, और उसकी क्या उतार ली जाती है? मुलायम त्वचा उतार ली जाती है। और मुलायम त्वचा कैसे उतारी जाती है? उसकी मुलायम त्वचा, उसको गरम गरम पानी में डुबो करके उसकी मुलायम चमड़ी ले ली जाती है, मुलायम त्वचा ले ली जाती है, और जिसे कहते हैं पेल्ट। और पेल्ट के लिए कौन सी नस्ल सबसे अच्छी है? कराकुल। कराकुल नस्ल से, कराकुल नस्ल से सबसे अच्छा क्या मिलता है? पेल्ट प्राप्त होता है। आगे हम बात करते हैं, एक गैरोल नस्ल है। गैरोल नस्ल में गैरोल नस्ल, गैरोल नस्ल का है, कहाँ की है? पूर्वी भारत की है, पूर्वी भारत की है। और ये किसके लिए फेमस है? ये सर्वाधिक बच्चे देने के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक बच्चे देने वाली भेड़ कौन सी है? गैरोल। और बकरी में सर्वाधिक जो बच्चे देती है वही पूर्वी भारत की यानी ब्लैक बंगाल देती है। भेड़ में सर्वाधिक जो बच्चे देती है वही पूर्वी भारत की कौन सी है? गैरोल। गैरोल का सर्वाधिक बच्चे देने का कारण क्या है? एक जीन पाई जाती है इसमें, फेकेंडिटी बी जीन। इस जीन के कारण क्या है? इसकी फेकेंडिटी रेट बढ़ जाती है, यानी इसकी फर्टिलिटी रेट बढ़ जाती है। और जो मेरिनो है, मेरिनो में कौन सी जीन पाई जाती है? मेरिनो में बुरुला जीन पाई जाती है। मेरिनो जो भेड़ है उसमें एक जीन पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया वाली में बुरुला, बुरुला जीन पाई जाती है। तो फेकेंडिटी बी जीन और बुरुला जीन, फेकेंडिटी बी तो पाई जाती है गैरोल में, और मेरिनो, मेरिनो भेड़ में पाई जाती है बुरुला जीन। आगे हम देखते हैं इसमें ऊन के बारे में। तो ऊन, एशिया में जो सबसे बड़ी ऊन की मंडी है, एशिया में सबसे बड़ी ऊन की मंडी, और वो है बीकानेर में, बीकानेर में। और जो ऊन विकास बोर्ड है, ऊन विकास बोर्ड, ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? ऊन वूल डेवलपमेंट बोर्ड राजस्थान में कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में क्या है? ऊन विकास बोर्ड। और ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। और जो ऊन की विश्लेषण प्रयोगशाला है, ऊन की जो एनालिटिकल जो लेबोरेटरी है, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला राजस्थान में कहाँ है?
बीकानेर में स्थित है। ऊन विश्लेषण ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, और ये कहाँ स्थित है? बीकानेर में। हम बात करें ऊन की मंडियों की, तो शहरी क्षेत्र में ऊन की मंडी है, शहरी जो है ऊन की मंडी है, ये तो है कोटा में। कोटा में बाकी जो अन्य ऊन की मंडियां हैं, ब्यावर में है, केकड़ी में है, अजमेर में है। ये क्या है? ऊन की मंडियां हैं। ऊन को जो काटते हैं, जो लोग ऊन को काटते हैं, उनमें एक रोग बहुत ज्यादा हो जाता है, पहले हो जाता था एंथ्रेक्स रोग। एंथ्रेक्स रोग ऊन के काटने पर एंथ्रेक्स रोग पाया जाता था। और एंथ्रेक्स रोग जो सबसे खतरनाक रोग है बैक्टीरियल डिजीज में, एंथ्रेक्स रोग से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला पशु क्या है? भेड़ जो है सर्वाधिक प्रभावित होती है। एंथ्रेक्स रोग से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला जंतु कौन सा है? भेड़। और भेड़ में सबसे ज्यादा एंथ्रेक्स पाया जाता था। एंथ्रेक्स रोग भेड़ की ऊन काटने वाले लोगों में ज्यादा मिलता था, इसलिए इस एंथ्रेक्स रोग को क्या कहा जाता है? वूल सॉर्टर्स डिजीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वूल सॉर्टर्स डिजीज, या उनकी छटाई करने वालों का रोग, या उनकी कटाई करने वाले लोगों का रोग। तो एंथ्रेक्स रोग को इसीलिए क्या कहा जाता है? वूल सॉर्टर्स डिजीज, वूल सॉर्टर्स डिजीज कहा जाता है। एक भेड़ में एक रोग और होता है, ब्रेक्सी रोग। ब्रेक्सी रोग, और ये ब्रेक्सी रोग किससे होता है? क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिकम से। क्लोस्ट्रिडियम जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिकम नामक एक बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव, जिससे कौन सा रोग होता है? ब्रेक्सी रोग। एक मेटाबॉलिक डिजीज होती है भेड़ में, जिसको बोलते हैं भेड़ में जो कीटोसिस होता है, इस भेड़ के कीटोसिस को क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया, प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया कहते हैं। भेड़ में जो कीटोसिस होता है, कीटोसिस रोग जो फैट का ब्रेकडाउन होता है, जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है बॉडी में, जब हायर प्रोडक्शन देने लगता है एनिमल, तो उस कंडीशन में वसा के अपूर्ण विखंडन के द्वारा बॉडी में कीटोन बॉडीज बनते हैं और बीटा ऑक्सीडेशन होता है, तो कीटोसिस कहलाता है ये रोग। और कीटोसिस को भेड़ में क्या कहा जाता है? प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया कहा जाता है। भेड़ में कीटोसिस को ओवाइन कीटोसिस या प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया कहा जाता है। अब भेड़ में एक कॉपर की कमी से एक रोग हो जाता है, जिसको स्टीली वूल डिजीज कहते हैं। स्टीली वूल डिजीज, स्टीली वूल डिजीज यानी ऊन का जो लहरदार गुण है, क्रिम्पनेस है, ये क्रिम्पनेस समाप्त हो जाती है। ऊन में एक गुण पाया जाता है, लहरदार गुण। ऊन को जब पानी में डुबोया जाता है, तो अपने वजन के 3 गुना तक पानी को ये अवशोषित कर लेती है। ये क्रिम्पनेस का गुण ऊन में पाया जाता है। तो ये ऊन है स्टील के जैसी हो जाती है, जिसको बोलते हैं स्टीली वूल डिजीज। और भेड़ में कॉपर की कमी से एक और हो जाता है, स्क्योरिंग। और स्क्योरिंग क्या होता है? इतने दस्त लगते हैं कि ठीक ही नहीं होते, यानी लगातार दस्त होते रहना, बिना रुके जो दस्त लगते हैं, उसे कहते हैं स्क्योरिंग और स्टीली वूल डिजीज। और जो भेड़ की जो ऊन है, ऊन की वृद्धि के लिए सल्फर आवश्यक है। सल्फर आवश्यक है। सल्फर चूंकि आपको पता है, सल्फर जो है सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथ्योनिन, ये जो अमीनो अम्ल है, सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथ्योनिन, इनका घटक है सल्फर। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, और ये ऊन की वृद्धि के लिए आवश्यक है। सभी ऊन की वृद्धि के लिए आवश्यक है। अब अगर सल्फर की कमी हुई, तो ऊन की वृद्धि कम होगी। ऊन की वृद्धि कम होगी तो ऊन
इन भेड़ों में सल्फर की कमी के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। और सेलिनियम की कमी से जो मेमनों में सेलिनियम की कमी से क्या हो जाता है, मेमनों में एक रोग हो जाता है, मेमनों में स्टिप लैम्प डिजीज हो जाती है, स्टिप लैम्प डिजीज। तो मेमनों में या भेड़ के बच्चों में सेलिनियम की कमी से, ये सेलिनियम जो है ये विटामिन ई का सहकारक है, अर्थात जो बीमारी सेलिनियम की कमी से होती है लगभग लगभग वो बीमारियां विटामिन ई की कमी से भी होती है। तो विटामिन ई की कमी से मेमनों में स्टिप लैम्प डिजीज हो जाती है। आगे हम बात करते हैं, एक टर्म आती है फ्लशिंग, फ्लशिंग, और दूसरी टर्म आती है स्टीमिंग अप, स्टीमिंग अप। फ्लशिंग क्या होता है, प्रजनन ऋतु में, प्रजनन ऋतु में यानी ब्रीडिंग सीजन में भेड़ को अधिक मात्रा में, अतिरिक्त मात्रा में प्रोटीन युक्त आहार खिलाना क्या कहलाता है, फ्लशिंग कहलाता है। फ्लशिंग का मतलब हो गया आपको प्रजनन ऋतु में ज्यादा भेड़ को खाद्य पदार्थ 200 से 250 ग्राम तक जो है अतिरिक्त कंसंट्रेट या बांट खिलाया जाता है भेड़ को, जिससे भेड़ में क्या है ओव्यूलेशन की रेट बढ़ जाती है। ओव्यूलेशन की रेट बढ़ जाती है यानी कि ज्यादा मात्रा में क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है, अधिक मात्रा में अंडोत्सर्ग होता है, इससे अधिक मात्रा में अंडोत्सर्ग। तो अंडोत्सर्ग को बढ़ाने के लिए अब ज्यादा अंडे निकलेंगे, तो चूंकि ज्यादा मात्रा में अंडे निकलने से ज्यादा मात्रा में जो है प्रेगनेंसी होगी, यानी मेमनों की संख्या बढ़ जाएगी, जो मेमनों का उत्पादन बढ़ जाएगा, यानी ज्यादा संख्या में एक की जगह 2 या 3 मेमने उत्पन्न होंगे। अब हम बात करते हैं स्टीमिंग अप। स्टीमिंग अप किस में की जाती है, ये प्रेग्नेंट में की जाती है। प्रेग्नेंट जो सीप होती है उसमें ज्यादा मात्रा में उसके जीवित मेमनों की संख्या बढ़ाने के लिए या उनकी लाइवेबिलिटी या उनकी जीवन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या की जाती है, स्टीमिंग अप की जाती है। और स्टीमिंग अप को हम एक तरह से प्री लैम्ब फीडिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि लैम्ब आने से पहले, मेमना आने से पहले ये की जाती है। प्री लैम्ब फीडिंग भी कहते हैं इसे, स्टीमिंग अप को प्री लैम्ब फीडिंग या भी कहते हैं, क्योंकि ये गर्भावस्था के दौरान की जाती है और उसकी खाद्य पदार्थों को बढ़ा दिया जाता है, मेनली कंसंट्रेट, जिसमें प्रोटीन युक्त कंसंट्रेट होते हैं। इससे क्या है, ज्यादा मात्रा में ज्यादा संख्या में जीवित मेमने प्राप्त होते हैं। जो भेड़ की एक अवस्था होती है, सीप की एक अवस्था होती है जो प्रथम शियरिंग, फर्स्ट शियरिंग, फर्स्ट शेयरिंग और सेकंड शेयरिंग के बीच की अवस्था होती है, और उसे कहते हैं जीमर, GIMMER, गिमर। एक गमर होता है, वह पशु जिसके सभी दांत टूट जाते हैं उसे कहते हैं गमर, और यहाँ पर गिमर है। गिमर जो फर्स्ट शेयरिंग और सेकंड शेयरिंग के बीच की जो अवस्था होती है उसे गिमर कहते हैं, गिमर। तो ये एक उम्र की अवस्था है। और एक होता है सेजी। सेजी का मतलब ऐसा मेंढा, ऐसा रेम जिसे प्रजनन ऋतु, मेंढा जिसे प्रजनन ऋतु या प्रजनन ऋतु से पहले, प्रजनन से पहले, पहले क्या कर दिया हो, कैस्ट्रेट कर दिया हो, कैस्ट्रेट कर दिया हो, उसे कहते हैं सेजी। सेजी एक मेंढा है जिसकी जिसको क्या है, प्रजनन से पहले क्या कर दिया जाता है, उसे कैस्ट्रेट कर दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं, इन भेड़ में एक परजीवी जनित रोग होता है, बहुत ही फेमस है, पैरासाइटिक डिजीज होती है एक परजीवी का, और उसे बोलते हैं फ्लूक डिजीज या फिर सीप लिवर फ्लूक। और सीप लिवर फ्लूक जो होता है इसका नाम है फेसियोला हिपेटिका, फेसियोला हिपेटिका, फेसियोला हिपेटिका।
ये जो परजीवी है फैसियोला, ये घोंघे के द्वारा ट्रांसफर होता है। इसकी भेड़ में लीवर को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और एक रोग पैदा कर देता है जिसे कहते हैं पाइप स्टेम लीवर। पाइप स्टेम लीवर। भेड़ों में एक्यूट अवस्था में इस रोग में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ऑक्सीक्लोजनाइड इस रोग में ड्रग ऑफ चॉइस है। ये एक क्या है, फ्लूक वर्म है फेशियोला हिपेटिका। आगे हम बात करते हैं जो मेंढा होता है पालतू जानवरों में सबसे ज्यादा स्पर्म डेंसिटी रखता है। पालतू पशुओं में पालतू पशुओं में जो नर पशु हैं उनमें मेंढे में शुक्राणुओं का घनत्व, मेंढे में शुक्राणुओं का घनत्व, मेंढे के सीमन में शुक्राणुओं का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है, ये होता है 3000 मिलियन प्रति मिलीलीटर। तो पालतू पशुओं में मैक्सिमम जो स्पर्म डेंसिटी होती है वो किसके सीमन में होती है, पालतू पशुओं में मेंढे के सीमन के अंदर सर्वाधिक शुक्राणुओं का घनत्व होता है। आज हाल ही में एक अविसान नामक भेड़ का विकास किया गया है अविका नगर में। अविसान अविसान हाल ही में एक विकसित संश्लेषित कह सकते हैं जिसको, संश्लेषित भेड़ की नस्ल है जो 3 नस्लों के संकरण से बनी है। मालपुरा मालपुरा जो कि वहां की लोकल ब्रीड है टोंक की, गेरोल गेरोल और पाटनवाड़ी पाटनवाड़ी है गुजरात की। इन तीनों नस्लों के संकरण से अविसान नामक भेड़ की नस्ल तैयार की गई है जो ऊन और दूध में अच्छी नस्ल है। आगे हम बात करते हैं भेड़ से एक कैटगट और प्राप्त होता है भेड़ की आंत की सबम्यूकोजा से। तो भेड़ की आंत की सबम्यूकोजा से क्या प्राप्त किया जाता है, कैटगट प्राप्त किया जाता है। और कैटगट क्या है, ये सूचर मटेरियल है, धागे के रूप में आता है जिसे एब्जॉर्बेबल के रूप में उपयोग में लिया जाता है, अवशोषित होने वाले सूचर मटेरियल के रूप में, जो कि शरीर में जो आंतरिक भागों में जो टांके लगाए जाते हैं, जो अवशोषित होने वाले टांके लगाए जाते हैं, जो स्वतः अवशोषित हो जाते हैं, उनके रूप में इस कैटगट का उपयोग किया जाता है। कैटगट का उपयोग सूचर लगाने में किया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु और है, जो मेंढा होता है, मेंढे के पेनिस में एक यूरिथ्रल प्रोसेस नाम से एक संरचना पाई जाती है। यूरिथ्रल प्रोसेस 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 कौन सा प्रोसेस, यूरिथ्रल प्रोसेस। किसके पेनिस में, मेंढे के पेनिस में यूरिथ्रल प्रोसेस नामक एक संरचना पाई जाती है। भेड़ में एक रोग भी हो जाता है जिसे बोलते हैं स्क्रैपी रोग। स्क्रैपी रोग स्क्रैपी रोग ये स्क्रैपी रोग प्रियोन पार्टिकल के कारण होता है। प्रियोन जो कि एक संक्रमित प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, इनके कारण भेड़ में स्क्रैपी रोग हो जाता है। प्रियोन पार्टिकल, प्रियोन एक संक्रामक प्रोटीन कण है जिनके कारण भेड़ में क्या हो जाता है, स्क्रैपी रोग हो जाता है। आगे हम बात करते हैं सबसे बड़ी भेड़ कौन सी है। तो सबसे बड़ी भेड़, भारत में सबसे बड़ी भेड़ जो है नेलोर है। और ये नेलोर जो है बकरी जैसी भेड़ भी कहलाती है, बकरी की तरह दिखने वाली भेड़ भी कहलाती है नेलोर। और नेलोर जो है बेस्ट मटन ब्रीड है। सबसे अच्छा मटन किससे प्राप्त किया जाता है, सबसे अच्छा मटन इस नेलोर भेड़ से प्राप्त किया जाता है, नेलोर भेड़ से। तो स्क्रैपी रोग होता है प्रियोन से, सबसे बड़ी भेड़ है नेलोर, और नेलोर से सबसे अच्छा मटन प्राप्त किया जाता है। एक और है पॉइंट, एक बीमारी होती है फॉल्स गिड। फॉल्स गिड, एक तो गिड होता है, गिड में तो क्या है,
टीनिया मल्टीसेप्स नाम का एक फित्ताकृमि होता है जिसकी लार्वा अवस्था होती है सिन्यूरिस सेरेब्रलिस, जो कि मस्तिष्क में विकसित होती है। और उसमें जानवर जो है सर्कलिंग डिजीज हो जाती है जानवर में, जिसमें जानवर गोल गोल घूमता है। फाल्स गिड क्या होता है? फाल्स गिड एक मक्खी का लार्वा है, एस्ट्रस ओविस नाम की मक्खी, एस्ट्रस ओविस, एस्ट्रस ओविस नाम की एक मक्खी होती है। इसका लार्वा जो है इसकी नाक में प्रवेश कर जाता है और भेड़ के जिधर की साइड में लार्वा घुसता है भेड़ उधर की साइड में घूमने लग जाती है और ऐसे लगता है कि ये एक तरह से गिड है, गिड या सर्किलिंग डिजीज है, जबकि वो गिड नहीं है, वो लार्वा घुसने के कारण हुई है वो अवस्था। इसे कहते हैं फॉल्स गिड या असत्य गिड भी कहते हैं। अब हम कुछ नस्लों की बात करेंगे, कुछ ब्रीड्स की बात करेंगे भेड़ की। तो ब्रीड से हम पढ़ रहे हैं भेड़ की नस्लें। भेड़ की नस्लें, ब्रीड्स ऑफ शीप। वही बकरी की तरह हम भेड़ की नस्लों को भी अपने देश के हिसाब से पढ़ेंगे और देश में क्षेत्र के हिसाब से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आती है उत्तरी पश्चिमी शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र की नस्लें। तो पहला क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, इसका पहला प्रकार पढ़ेंगे उत्तरी पश्चिमी शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र। अर्ध शुष्क क्षेत्र की नस्लें। उत्तरी पश्चिमी नॉर्थ वेस्टर्न एरिड एंड सेमी एरिड जोन की ब्रीड्स किसकी हैं? सीप की। उत्तरी पश्चिमी शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र की नस्लें, यानी वही क्षेत्र शामिल है इसमें, राजस्थान, गुजरात का कुछ हिस्सा, कुछ यूपी का, कुछ पंजाब का, कुछ हरियाणा का। तो उस उत्तरी पश्चिमी शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र का मतलब हो गया मुख्यतया राजस्थान। राजस्थान की जो भेड़ की नस्लें हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, तो पहली है इसमें चोकला। चोकला जो भेड़ है उसे इंडियन मेरिनो या राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है। इंडियन मेरिनो या राजस्थानी मेरिनो। मेरिनो, चूंकि मेरिनो जो भेड़ की नस्ल है वो ऊन में सबसे अच्छी मानी जाती है। मेरिनो स्पेन की भेड़ की नस्ल है और मेरिनो से इसकी तुलना कर दी इंडियन मेरिनो या राजस्थान की मेरिनो। चोकला जो भेड़ की नस्ल है, चोकला को छापर या शेखावाटी भी कहा जाता है। इसे छापर भी कहा जाता है या शेखावाटी। शेखावाटी जो क्षेत्र है सीकर चुरू झुंझुनू, उस क्षेत्र में पाए जाने के कारण इस चौकला को शेखावाटी भी कहा जाता है। इसे राजस्थान की मेरिनो भी कहा गया है। राजस्थान की सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है इस भेड़ से। इसका जो चेहरा होता है, चेहरा होता है वो काला होता है। और राजस्थान की भेड़ की नस्लों में, राजस्थान की भेड़ की नस्लों में, राजस्थान की भेड़ की नस्लों में सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है इससे। सबसे अच्छी ऊन, ऊन प्राप्त होती है। तो चोकला को छापर या शेखावटी कहा जाता है, इंडियन मेरिनो या कई जगह राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है। चेहरा काला होता है। राजस्थान की भेड़ की नस्लों में ये सबसे अच्छी ऊन देती है, सबसे अच्छी ऊन देती है, इसलिए इसे इंडियन मेरिनो यानी मेरिनो से इसकी तुलना कर दी है। जो इसकी ऊन है वो कारपेट के काम आती है। तो कारपेट विश्व की सबसे अच्छी, विश्व की सबसे अच्छी कारपेट ऊन, कारपेट ऊन, कारपेट का मतलब होता है गलीचा, गलीचा बनाने वाली विश्व की सबसे अच्छी ऊन किससे प्राप्त होती है? इस चोकला से ही प्राप्त होती है, चोकला से प्राप्त होती है।
तो चोकला भेड़ की ऊन विश्व की सबसे अच्छी कारपेट ऊन है जो इस चोकला भेड़ से प्राप्त की जाती है। इसकी जो नाक है वो रोमन नोज होती है, रोमन नोज होती है। रोमन नोज का मतलब वही इस तरह से घूमी हुई अ, तोते की तरह रोमन नोज पाई जाती है इसमें। और शेखावाटी क्षेत्र में ये अधिक पाई जाती है, शेखावाटी यानी सिकरचुरू झुंझुनू में। इस नस्ल में नर और मादा दोनों कैसे होते हैं? सींग रहित होते हैं। अधिकांशतः जो नर व मादा है वो क्या होते हैं? सींग रहित, सींग रहित होते हैं, सींग रहित होते हैं यानी पोल्ड। सींग रहित अवस्था को बोलते हैं पोल्ड कंडीशन। इसका जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ है? कोडम देसर बीकानेर में स्थित है। इसका जो चोकला का प्रजनन केंद्र है, प्रजनन केंद्र कोडम देसर, कोडम देसर बीकानेर, बीकानेर। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं चोकला को। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की भेड़ की नस्लें, राजस्थान की भेड़ की नस्लें अर्थात उत्तरी पश्चिमी शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र की नस्लें। उसमें पहली जो नस्ल आती है चोकला, चोकला को राजस्थान की मेरिनो या इंडियन मेरिनो कहते हैं, इसे छापर या शेखावाटी भी कहते हैं। नर और मादा इसके सींग रहित होते हैं, इसका चेहरा काला होता है। राजस्थान की भेड़ की नस्लों में सबसे अच्छी ऊन देती है, इसलिए इसे राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। प्रजनन केंद्र कहाँ है इसका? कोडम देसर बीकानेर। और विश्व की सबसे अच्छी कारपेट ऊन देने वाली जो भेड़ की नस्ल है वो चोकला है। रोमन नोज इसमें पाई जाती है। अगली हम भेड़ की नस्ल पढ़ते हैं नॉर्थ वेस्टर्न सेमी एरिड और एरिड जोन की बीकानेरी, बीकानेरी। दूसरी जो नस्ल है वो है बीकानेरी। और बीकानेरी को क्या क्या कहा जाता है? बीकानेरी को मगरा या चक्री, चक्री या मगरा भी कहा जाता है बीकानेरी भेड़ को। बीकानेरी जो भेड़ है वो किस लिए प्रसिद्ध है? बीकानेरी भेड़ है राजस्थान की सबसे अच्छी कारपेट ऊन देने वाली नस्ल है। राजस्थान की सबसे अच्छी कारपेट ऊन देने वाली नस्ल कौन सी है? बीकानेरी। और बीकानेरी का दूसरा नाम है चक्री या मगरा। इसका चेहरा सफेद होता है, चेहरा सफेद। ऊन क्या होती है इसकी? ऊन चमकीली होती है। और जो प्रजनन केंद्र है इसका, प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर में। बीकानेरी है तो बीकानेर में स्थित है। प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर। इसकी क्या खास बात है? अधिक मात्रा में इससे क्या मटन प्राप्त होता है, मटन अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। भेड़ के मांस को कहते हैं मटन, मटन अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। किससे? बीकानेरी भेड़ से। तो बीकानेरी जो भेड़ है उसकी क्या क्या खास बात हुई स्पेशल? सबसे अच्छी राजस्थान की कारपेट ऊन हो गई, और सबसे अच्छी जो है इससे मटन हो गई। आगे हम बात करते हैं नाली भेड़। तीसरी जो भेड़ की नस्ल है नाली। और नाली का क्या मतलब है? नाली जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी के पार्ट को क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। घग्गर नदी उधर हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है टिब्बी क्षेत्र से, तो वो जहां जहां बहती है नाली, नाली क्षेत्र कहलाता है। नाली किधर पाई जाएगी? हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाएगी, गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर वाले क्षेत्र में। तो नाली भेड़ की जो ऊन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। जो इसकी ऊन है, ऊन है वो कैसी होती है? केनेरी कलर की होती है, केनेरी कलर। कनेर के रंग या पीले रंग की ऊन, इसे पीले रंग की ऊन भी कह सकते हैं हम, पीले रंग की ऊन। तो पीले रंग की ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? नाली। नाली से पीले रंग की ऊन प्राप्त होती है। आगे हम बात करते हैं
इसका जो अनुसंधान केंद्र है, इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अनुसंधान केंद्र वो है हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़। नालीभेड़, नालीभेड़ में पाई कहाँ कहाँ जाती है, इसका वितरण क्या क्या है, कहाँ कहाँ है? गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, ये 3 जिले हैं उत्तरी राजस्थान के। उत्तरी राजस्थान के 3 जिले हैं, जिनमें उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, जिसमें ये नाली भेड़ पाई जाती है। आगे हम पढ़ते हैं मारवाड़ी भेड़। तो मारवाड़ी नाम से ही पता चल रहा है मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाएगी मारवाड़ी भेड़। कहाँ पाई जाएगी? मारवाड़ क्षेत्र। मतलब मारवाड़ क्षेत्र कौन सा हो गया? पाली है, जोधपुर है, इसके आसपास का जो एडसेंट एरिया है वो मारवाड़ी, वहां पर भेड़ पाई जाती है। मारवाड़ी भेड़ जो होती है कैसी होती है? त्रिप्रयोजनी नस्ल है। त्रिप्रयोजनी का मतलब 3 इसके उद्देश्य हो गए, ट्रिपल पर्पज ब्रीड हो गई। ट्रिपल पर्पज, ट्रिपल पर्पज। तो त्रिप्रयोजनी में क्या क्या हो गया? एक तो ऊन हो गई, एक इसका मटन या मांस हो गया, और एक दूध। तीनों के लिए जो भेड़ पाली जाती है उसे कहते हैं त्रिप्रयोजनी नस्ल या ट्रिपल पर्पज ब्रीड। तो मारवाड़ी क्या है? मारवाड़ी त्रिप्रयोजनी नस्ल है। इसका जो चेहरा है, चेहरा गर्दन तक काला होता है, यानी चेहरा भी काला और कहां तक होता है? गर्दन तक काला होता है। और मारवाड़ी है इसलिए एक बात स्पष्ट है कि सर्वाधिक रोग प्रतिरोधी, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधी यानी डिजीज रेसिस्टेंट ब्रीड है, मोस्ट डिजीज रेसिस्टेंट ब्रीड। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधी नस्ल कौन सी है? मारवाड़ी। त्रिप्रयोजनी है, चेहरा गर्दन तक काला है, और ये पाली, जोधपुर, मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। अनुसंधान केंद्र इसका कहाँ है? जोधपुर। अनुसंधान केंद्र इसका है जोधपुर में, जोधपुर। मारवाड़ी के बाद अगली भेड़ पढ़ते हम पूगल। पूगल, पुंगल या पूगल। पुंगल एक इतिहास में भी आता है पुंगल। ये कौन सा क्षेत्र है? ये बीकानेर की एक तहसील है, पूगल तहसील। और इसका जो इस पुंगल भेड़ का अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र है वो बीकानेर में ही है, बीकानेर में। और ये कहाँ पाई जाती है? पुंगल तहसील में। कौन से जिले की? बीकानेर जिले की पुंगल तहसील में। और इसमें एक चीज याद रखनी है, इंपॉर्टेंट ये है कि इस भेड़ में कैसी आईब्रो पाई जाती है? डबल आईब्रो, डबल आईब्रो पाई जाती है। इस तरह से 2 रंग की आईब्रो पाई जाती है, डबल आईब्रो पाई जाती है। तो डबल आईब्रो के लिए कौन सी भेड़ प्रसिद्ध है? पुंगल। पुंगल जो बीकानेर की पुंगल तहसील में पाई जाती है। इस तरह से आईब्रो पर इस तरह से डबल रंग की होती है, 2 कलर की आईब्रो पाई जाती है इसमें। अनुसंधान केंद्र कहाँ है इसका? बीकानेर में। अगली जो नस्ल है मालपुरा। मालपुरा, मालपुरा जो नस्ल है, मालपुरा। और मालपुरा जो तहसील है कहाँ है? टोंक की। मालपुरा नस्ल कहाँ पाई जाएगी? मालपुरा क्षेत्र में, यानी टोंक के आसपास के क्षेत्र में। और इससे क्या है? मोटी ऊन प्राप्त की जाती है, मोटी ऊन। और जो किसके काम में आती है? गलीचे बनाने के काम में आती है, गलीचे बनाने के काम में आती है इसकी जो मोटी ऊन है। और महत्वपूर्ण बात है इसका अनुसंधान केंद्र, इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ है?
जयपुर में। कहाँ? दुर्गापुरा, दुर्गापुरा जयपुर में इसका अनुसंधान केंद्र है। कौन सी का? मालपुरा भेड़ का। तो मालपुरा से कंफ्यूज हो जाओगे कि जो CHWRI चूंकि मालपुरा में स्थित है, तो इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि ये एक भेड़ की नस्ल है मालपुरा, इसका अनुसंधान केंद्र भी वहीं स्थित हो। इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दुर्गापुरा जयपुर में। अगली जो भेड़ की नस्ल है जिसे हम बोलते हैं चनोथर, चनोथर या इसे सोनाड़ी भी बोला जाता है, सोनाड़ी। क्यों बोलते हैं सोनाड़ी को चनोथर? क्योंकि चरते समय, चरते समय इसके कान, चरते समय इसके कान जमीन को स्पर्श करते हैं, जमीन को स्पर्श करते हैं। सोनाड़ी जो भेड़ है इसके कान लंबे लटकते हुए होते हैं जो चरते समय जमीन को स्पर्श करते हैं, इसलिए सोनाड़ी भेड़ को चनोथर भेड़ भी कहा जाता है। चनोथर, चनोथर नाम क्यों दिया? चरते समय जमीन को स्पर्श कर रहे हैं इसके कान। और सोनाड़ी भेड़ पाई कहा जाती है, ये दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। और दक्षिणी राजस्थान मुख्यतया उदयपुर वाले क्षेत्र में ये पाई जाती है। और ये दुधारू नस्ल है भेड़ की, ये बहुत अच्छा दूध देती है। यानी भेड़ की कैसी है? अच्छी दुधारू नस्ल है, दुधारू नस्ल है चनोथर या सोनाड़ी। सोनाड़ी भेड़ उदयपुर या दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। इसकी क्या खास बात है? इसके जो कान है वो चरते समय जमीन को स्पर्श करते हैं, इसलिए इसे चनोथर भी कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थान की नस्ल है, यानी उदयपुर डूंगरपुर उस क्षेत्र की नस्ल है। और इसकी जो ऊन होती है ज़्यादा काम की नहीं होती है। कैसी होती है इसकी ऊन? खुरदरी होती है। कैसी होती है इसकी ऊन? ऊन खुरदरी होती है, खुरदरी। अगली जो नस्ल की बात करते हैं हम वो है जैसलमेरी। और जैसलमेरी, चूंकि जैसलमेर काफी बड़ा जिला है राजस्थान का, क्षेत्रफल से सबसे बड़ा जिला है और सबसे ज्यादा जो रेगिस्तानी क्षेत्र इसी में पाया जाता है। तो जैसलमेरी भेड़ की क्या खास बात है? ये सबसे लंबी भेड़ की नस्ल है, राजस्थान की भेड़ की नस्लों में सबसे लंबी है। राजस्थान की भेड़ की नस्लों में, राजस्थान की भेड़ की नस्लों में सबसे लंबी भेड़ है। किसमें? राजस्थान में। और सबसे लंबी है इसलिए सर्वाधिक ऊन भी यही देगी, सर्वाधिक ऊन देने वाली, ऊन देने वाली नस्ल है। सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल कौन सी है? जैसलमेरी। सबसे लंबी नस्ल होगी, सबसे ज्यादा ऊन देने वाली नस्ल होगी जैसलमेरी। इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इसका अनुसंधान केंद्र जैसलमेर में एक पोखरण क्षेत्र पड़ता है, पोखरण तहसील है जहाँ परमाणु परीक्षण हुए थे। पोखरण में इसका क्या है? अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। और इसकी जो ऊन होती है वो खुरदरी होती है। ऊन इसकी कारपेट पर्पज में काम आती है। और इसमें क्या पाई जाती है? रोमन नोज भी पाई जाती है। तो रोमन नोज की उपस्थिति जैसलमेरी भेड़ की एक पहचान होगी। जैसलमेरी के बाद अगली जो भेड़ हम बात करते हैं जालौनी। तो जालौनी में जो है जालौनी भेड़ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है एक भेड़ है जालौनी। जालौनी ये कहाँ पाई जाती है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और जो लोही एक भेड़ की नस्ल है, लोही, लोही। और ये लोही कहाँ पाई जाती है? पंजाब में, पंजाब में। तो हमने आज भेड़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े। भेड़ के शरीर पर जो आवरण होता है ऊन का उसे कहते हैं फ्लीस। और उस ऊन के आवरण को काटने की क्रिया कहलाती है शीयरिंग। भेड़ के शरीर पर से गंदी ऊन हटाने को कहते हैं डैगिंग। पूंछ के आसपास से जो गोबर युक्त ऊन होती है उसे हटाना कहलाता है क्रचिंग। आंखों के आसपास से जो ऊन हटाना कहलाता है आइंग, EYEING। जो आइंग क्यों, आइंग की क्रिया क्यों की जाती है भेड़ में? EYEING, आइंग की क्रिया की जाती है वूल ब्लाइंडनेस को रोकने के लिए, ऊन के अंधेपन को रोकने के लिए। मेंढे में प्रजनन ऋतु में पेनिस के चारों तरफ से रिंग के आकार में ऊन हटा दी जाती है जिसे कहते हैं रिंगिंग।
जिसे रिंगिंग की जाती है। भेड़ में फ्लशिंग और स्टीमिंग अप की जाती है। फ्लशिंग प्रजनन ऋतु में की जाती है, जो ओव्यूलेशन की दर बढ़ाने के लिए की जाती है। और स्टीमिंग अप इसलिए की जाती है कि जो मेमने हैं वो अच्छी ग्रोथ करें, और जो जब लैम्बिंग हो या प्रसव की क्रिया हो भेड़ में, तो जीवित मेमने ज्यादा संख्या में, यानी कोई मृत नहीं हो या फिर कमजोर नहीं हो। भेड़ जो है एक काफी सेंसिटिव जानवर है, जो झुंड बनाने की प्रवृत्ति रखता है। झुंड बनाने की प्रवृत्ति रखता है और गर्दन को नीचे करके चलता है। झुंड बनाने की प्रवृत्ति से आशय है कि हम एक शब्द यूज करते हैं कि एक भेड़ कुएं में पड़ी तो सारी पड़ गई कुएं में। तो झुंड बनाने की प्रवृत्ति यानी भेड़ चाल जिसको बोलते हैं हम। थोड़ा बकरी से इसमें दिमाग कम होता है बकरी की तुलना में। बकरी अकेला रहना और खुद के हिसाब से भोजन चयन करती है, खुद के हिसाब से भोजन ढूंढना पसंद करती है, जबकि बकरी में जो है गोटी ऑर्डर होती है, विशिष्ट गंध होती है। जबकि भेड़ में ऐसी कोई करेक्टरिस्टिक जो ऑर्डर या बदबू खुशबू इस प्रकार की नहीं पाई जाती। भेड़ जो है नीची गर्दन करके और जमीन को स्पर्श करके चरती है, जिसे कहते हैं निबिंग। और भेड़ एक क्लोज ग्रेजर जंतु है। क्लोज ग्रेजर कॉपर और सल्फर की कमी इसको प्रभावित करती है। जो एक फीताकृमि है वो इसको प्रभावित करता है, जिसको बोलते हैं सीप लीवर फ्लूक यानी फेशियोला हेपेटिका। कुछ डिजीज फेमस है इसकी। एक तो एंथ्रेक्स सबसे ज्यादा होता है, एंथ्रेक्स के लिए सबसे ज्यादा, इसलिए एंथ्रेक्स को वूल शॉर्टर डिजीज भी कहते हैं। भेड़ में जो दस्त होता है उसको किलिंग कहते हैं, डायरिया को। और ऊन के ऊपर जो आवरण होता है वसा का, उसे लेनोलिन कहते हैं। लेनोलिन कहते हैं। भेड़ की जो हमने नस्लें पढ़ी राजस्थान की उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र की नस्लें, जिसमें हमने चौकला पढ़ी। चौकला को छापर या शेखावाटी भी कहा जाता है। चौकला जो नस्ल है राजस्थान में सबसे अच्छी ऊन देती है। इसको राजस्थान की मेरिनो या इंडियन मेरिनो भी कहा जाता है। इस प्रकार से हमने बीकानेरी, जिसको मगरा या चक्री भी कहते हैं, नाली जो हनुमानगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है, कैनरी कलरेशन के लिए फेमस है। जो पूगल है उसमें डबल आईब्रो पाई जाती है। जैसलमेरी है जो सबसे ज्यादा ऊन देती है, सबसे लंबी भेड़ है जैसलमेरी। सोनाडी जो है दूध देने में अच्छी है, जिसको चनौथर भी बोलते हैं। इस प्रकार हमने कुछ नस्लें पढ़ी। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।